हेलो गाइस, क्या हालचाल। आप देख रहे हैं वाईजी लॉ और मैं हूं वाईजी। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लीगल राइट्स जूरिस्प्रूडेंस में। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। गाइस, जब हम टाइप्स ऑफ राइट्स की बात करते हैं तो ये सारे टाइप्स ऑफ राइट्स हैं। ये मैंने यहाँ पे दो राइट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ये दो इसलिए दिए हुए हैं क्योंकि परफेक्ट इम्परफेक्ट ये दोनों आपस में डिफाइन करते हैं एक दूसरे को। पॉजिटिव नेगेटिव ये आपस में डिफाइन करते हैं और डिफाइन करेंगे जब आप समझ जाओगे। तो ये 10 टेक्निकल कैटेगरीज हैं, ठीक है, जिनमें ये दो में डिफरेंशिएटेड है। तो 20 टाइप के राइट्स ही हो गए। इसके अलावा जनरल टर्म्स हैं, जैसे नेचुरल राइट क्या होता है, मॉरल राइट क्या होता है, लीगल राइट क्या होता है जिसको स्टैट्यूटरी राइट बोलते हैं। और लीगल राइट अगर आपको पता है तो लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल, फंडामेंटल और ह्यूमन राइट्स में क्या डिफरेंस है। उसके बाद सिविल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल राइट्स क्या होते हैं। तो ये सारी कैटेगरी ऑफ राइट्स है, हम फटाफट समझेंगे। आपको एकदम एग्जाम्पल से मस्त समझ में आएगा। ये वीडियो कॉपी लेके बैठ जाओगे, अभी नोट्स बना लोगे, जीवन में दोबारा कहीं से पढ़ना ही नहीं है। जितना इंपॉर्टेंट है मैं बता दूंगा यहीं के यहीं, अभी के अभी। तो चलिए शुरू करते हैं परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट राइट्स से। परफेक्ट राइट गाइज एकदम सिंपल सा टॉपिक है। परफेक्ट राइट मतलब वो राइट जिसकी कोइंसाइडिंग परफेक्ट ड्यूटी होती है। परफेक्ट ड्यूटी क्या होती है? परफेक्ट ड्यूटी होती है जो ड्यूटी इन्फोर्स की जाती है लॉ से। समझ रहे हो? तो बेसिकली अगर आपका राइट आप इन्फोर्स करा सकते हो बाय मीन्स ऑफ लॉ तो वो आपका परफेक्ट राइट है। समझ गए? जैसे आपका राइट टू प्रॉपर्टी है, ठीक है, और कोई आपकी प्रॉपर्टी चुरा के ले जाता है। आप हो और आपके पास ये टीवी है, मस्त सा पुराने ज़माने का टीवी, ठीक है, और ये टीवी कोई आपसे चुरा के ले जाता है। तो आपके पास रेमेडी है लॉ के अंदर। समझ रहे हो? आपके पास रेमेडी है कि आप अपना टीवी वापस ले लो। तो सामने वाले की परफेक्ट ड्यूटी है क्योंकि एनफोर्स की गई है लॉ से कि सामने वाले की प्रॉपर्टी नहीं लेनी है। लेकिन इम्परफेक्ट राइट का एग्जाम्पल अगर अपन लें तो बेस्ट एग्जाम्पल है टाइम बार्ड डेब्ट। टाइम बार्ड डेब्ट क्या होता है? जैसे मान लो दो इंसान है, एक ने दूसरे को पैसे दिए, ठीक है, अब पैसे ले लिए उसने, अब पैसे चुकाने का टाइम आया, दूसरे ने पैसे नहीं चुकाए और सामने वाले बंदे ने केस भी नहीं करा। फिर एक लिमिटेशन लॉ होता है। लिमिटेशन लॉ क्या होता है? लिमिटेशन लॉ होता है कि आप एक लिमिटेड टाइम तक ही एक्शन ला सकते हो कोर्ट में, ठीक है। अब कोर्ट में आप 80 साल पुराना केस ले आओ कि 80 साल पहले इसने मेरे दादा से 5 रुपये उधार लिए थे और अभी इंटरेस्ट के साथ मेरे को 5 करोड़ वापस। कोर्ट थोड़ी ना लेगा तब वाला केस कि पहले आना चाहिए था आपको, 80 साल पहले आना चाहिए था। अब हम कैसे प्रूव करेंगे लिए थे नहीं लिए थे? तो अगर वो लिमिटेशन पीरियड निकल जाता है वो डेप्ट का तो वो टाइम बार्ड डेप्ट हो जाता है। और टाइम बार्ड डेप्ट हो जाता है तो राइट होता है आदमी का। जैसे मान लो इस बंदे ने इस बंदे को डेप्ट दिया है, ठीक है, तो टाइम बार्ड डेप्ट होने के बाद भी इस बंदे का राइट है उस टाइम बार्ड डेप्ट के ऊपर भी, लेकिन वो इस राइट को एनफोर्स नहीं करा सकता कोर्ट में। तो वो एक इम्परफेक्ट राइट हो जाएगा इस केस में। समझ गए? तो ये होता है परफेक्ट और इम्परफेक्ट राइट। अब इसमें ये बात ध्यान रखना कि परफेक्ट इम्परफेक्ट राइट बता दिए तो परफेक्ट इम्परफेक्ट ड्यूटी भी पता पड़ गई है आपको साइड बाय साइड, ठीक है। तो ऐसा एब्सेंट माइंडेड मत हो जाना एग्जाम में जाके कि परफेक्ट ड्यूटी तो पढ़ा ही नहीं, टाइप्स ऑफ राइट पढ़े थे। परफेक्ट ड्यूटी भी समझ गए ना आप इसमें? ड्यूटी इन्फोर्स बाय लॉ, परफेक्ट ड्यूटी, ड्यूटी नॉट इन्फोर्स बाय लॉ, इम्परफेक्ट ड्यूटी। ऐसे ही नेक्स्ट कैटेगरी है पॉजिटिव और नेगेटिव राइट्स। ये भी ड्यूटी के साथ कोरिलेटेड है। पॉजिटिव राइट क्या होता है? जब सामने वाले इंसान को कुछ करना होता है, ठीक है, तो और वो करवाने का मेरे पास राइट है, तो सामने वाले के पास पॉजिटिव ड्यूटी है और मेरे पास पॉजिटिव राइट है। जैसे कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, मेरा और सामने वाले का कॉन्ट्रैक्ट है, उसको मेरे को वुड सप्लाई करना है, तो मेरा राइट है कि मैं वुड सप्लाई मेरे पास हो जाए और उसकी पॉजिटिव ड्यूटी है कि वो सप्लाई कर दे। ऐसे ही नेगेटिव राइट क्या होता है? जब सामने वाले को कुछ नहीं करना होता, मतलब मेरा राइट है कि कुछ सामने वाला नहीं करे। जैसे मान लो मेरा प्लॉट है तो मेरा राइट है टू एंजॉय माय प्लॉट, ठीक है, मेरे एरिया में, मेरी प्रॉपर्टी में कोई नहीं आए, मेरे घर के अंदर कोई नहीं आए, ठीक है। तो सामने वाले का एक नेगेटिव ड्यूटी है कि वो मेरे घर में नहीं आए। समझ गए? कुछ नहीं करना नेगेटिव ड्यूटी, कुछ करना पॉजिटिव ड्यूटी। सामने वाले से कुछ करवाना पॉजिटिव राइट, सामने वाला कुछ ना करे नेगेटिव राइट। तो ये 4 कैटेगरी हमारी हो गई। नेक्स्ट कैटेगरी है राइट इन रेम और राइट इन पर्सोनम की। रेम यहाँ पे है वर्ल्ड और पर्सोनम है पर्सन। तो एकदम सिंपल है। राइट इन रेम है राइट अगेंस्ट द वर्ल्ड। राइट अगेंस्ट द वर्ल्ड कैसे होता है? राइट अगेंस्ट द वर्ल्ड ऐसे होता है कि जैसे राइट ऑफ पोजेशन है, ये एक राइट इन रेम है, या राइट ऑफ ओनरशिप राइट इन रेम है। तो राइट इन रेम ये क्यों है? क्योंकि अगर आपके पास किसी चीज़ का पोजेशन है तो पोजेशन या ओनरशिप इन दोनों में ही आपके पास राइट आता है कि टू एक्सक्लूड एवरीवन एल्स, ठीक है, फ्रॉम योर प्रॉपर्टी। जो भी आप ओन कर रहे हो या पोजेस कर रहे हो, तो आपका घर है तो आपका राइट बनता है कि आप किसी को भी चाहो तो नहीं घुसने दो अपने घर में।
तो वर्ल्ड में हर इंसान के अगेंस्ट आपका राइट ऑफ पोजेशन है, तो वो राइट इन रेम हुआ। ऐसे ही कॉन्ट्रैक्चुअल राइट क्या होते हैं, वो होते हैं राइट इन पर्सोनम। राइट इन पर्सोनम मतलब एक डिटर्मिनेट पर्सन या कुछ डिटर्मिनेट पर्सन्स के अगेंस्ट आपका राइट होता है। जैसे जिन लोगों से आपने कॉन्ट्रैक्ट करा है, आप सिर्फ उन्हीं से तो इन्फोर्स करा सकते हो अपना राइट, कोई रैंडम आदमी से थोड़ी ना करवा सकते हो। तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल राइट हो जाएंगे राइट इन पर्सोनम। नेक्स्ट है राइट इन रे प्रोप्रिया और राइट इन रे एलियना। एलियना से याद रखना मतलब एलियन, एलियन मतलब दूसरे ग्रह के लोग नहीं, दूसरे लोग। तो राइट इन रे एलियना हो जाएगा दूसरे की प्रॉपर्टी में राइट, और राइट इन रे प्रॉपर्टी हो जाएगा खुद की प्रॉपर्टी में राइट। तो दूसरे की प्रॉपर्टी में राइट कैसे हो सकता है, अब जैसे मॉर्टगेज प्रॉपर्टी होती है, मॉर्टगेज मतलब गिरवी रखी हुई प्रॉपर्टी। मैंने किसी आदमी के पास पैसे लेने के लिए उधार अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखी, गिरवी रखने के बाद भी वो प्रॉपर्टी अभी मेरी ही है, ओनर उसका मैं ही हूँ, गिरवी रखी है, बेची नहीं है, लेकिन जिससे उधार लिए पैसे उसका भी कुछ राइट होगा मॉर्टगेज प्रॉपर्टी पे, ठीक है, कि अगर मैं पैसे नहीं चुकाऊँ तो वो प्रॉपर्टी ले लेगा या और कोई राइट, ठीक है। तो मॉर्टगेज प्रॉपर्टी पे मतलब दूसरे की प्रॉपर्टी पे राइट हो सकता है मॉर्टगेज के केस में, और ईजमेंट के केस में भी होता है। ईजमेंट क्या होता है, जैसे मान लो आपका घर है, लेकिन बाई चांस ऐसा है कि आपका घर इधर है और आपके घर के इधर भी किसी और का लैंड है, प्राइवेट लैंड, गवर्नमेंट नहीं, इधर भी लैंड है, इधर भी लैंड है, ये भी किसी का प्लॉट है, ये भी किसी का प्लॉट है और ये भी किसी का प्लॉट है। अब आप क्या करोगे, यहाँ से आपको जाना है और ये रोड जा रही है, तो आप ये रोड तक जाओगे, तो ये रोड तक क्या उड़ के थोड़ी ना जाओगे, अब किसी और की ज़मीन पे कदम रख के जाओगे ना। तो ये जो रास्ता है ना जो मिलेगा आपको रोड तक का, वो आपका ईजमेंट्री राइट होगा। ये ईजमेंट होता है, ये अलग कॉन्सेप्ट है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे, अभी इतना समझ लो। तो ईजमेंट्री राइट भी या मॉर्टगेज प्रॉपर्टी पे राइट भी राइट इन रे एलियना होता है, और राइट इन रे प्रोप्रिया तो मतलब सिंपल खुद की प्रॉपर्टी में राइट। नेक्स्ट कैटेगरी है प्रिंसिपल और एक्सेसरी राइट की। प्रिंसिपल राइट वो होता है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, और एक्सेसरी राइट होता है जो बिलोंग करता है प्रिंसिपल राइट को। एक्सेसरी राइट आर पर्टिनेंट टू अदर राइट्स, ठीक है। तो इसका एग्जांपल से समझो, एग्जांपल से समझ में आएगा। ए है, ए को चाहिए लोन, लोन के बदले ए को देनी है सिक्योरिटी, सिक्योरिटी ने ए ने अपना घर दे दिया किसको, बैंक को, बैंक ने इस सिक्योरिटी के बदले ए को क्या दिया, लोन दिया। अब जो ये लोन है इस पे बैंक का राइट है, ये राइट है प्रिंसिपल राइट, ये एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर राइट्स। लेकिन जो ये लोन का प्रिंसिपल राइट है ना, इसके ऊपर अपरटेनेंट टू दिस, डिपेंडिंग ऑन दिस राइट ऑफ लोन जो बैंक को वापस चाहिए, ये सिक्योरिटी के ऊपर भी बैंक का राइट है। अगर ये लोन नहीं आया ना तो ये सिक्योरिटी बैंक ले लेगा। तो ये सिक्योरिटी के ऊपर जो ये घर के ऊपर बैंक का राइट है, ये एक्सेसरी राइट है। एक्सेसरी राइट्स आर अपरटेनेंट टू अदर राइट्स। अदर राइट कौन सा, प्रिंसिपल राइट ऑफ लोन, एंड दे हैव अ बेनिफिशियल इफेक्ट ऑन द प्रिंसिपल राइट। प्रिंसिपल राइट अगर नहीं एनफोर्स हो पाया, फेल हो गया, तो एक्सेसरी राइट से बैंक अपना करा लेगा इक्वल, पूरा का पूरा जो समझौता है, ठीक है। तो ये हो गए प्रिंसिपल और एक्सेसरी राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉप्रिएटरी और पर्सनल राइट। प्रॉप्रिएटरी और पर्सनल का बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। प्रॉप्रिएटरी राइट मतलब कोई आपकी प्रॉपर्टी पे राइट, समझ गए, आपका घर, गाड़ी, बंगला, ठीक है, ये सब हो गए आपके प्रॉप्रिएटरी राइट्स। और पर्सनल राइट हो गए आपके राइट रिलेटिंग टू योर बॉडी, आपकी सेफ्टी, आपकी सिक्योरिटी, आपकी फ्रीडम, लिबर्टी, रेप्यूटेशन, एटसेट्रा एटसेट्रा, स्टेटस वगैरह एटसेट्रा एटसेट्रा, समझ गए। तो पर्सनल राइट, प्रॉपर्टी राइट्स। नेक्स्ट है लीगल और इक्विटेबल राइट्स। अब ये एकदम ही घटिया कॉन्सेप्ट है जो कि कहीं फॉलो नहीं होता है। लीगल राइट्स आर दोज विच वर रिकॉग्नाइज्ड बाय कोर्ट्स ऑफ कॉमन लॉ। दो तरह के कोर्ट्स होते थे शायद यूके में, तो एक कोर्ट्स ऑफ कॉमन लॉ में जो एनफोर्स होते थे वो लीगल राइट्स होते थे, और इक्विटेबल राइट्स एनफोर्स होते थे कोर्ट्स ऑफ चांसरी में, चांसलर के कोर्ट में। तो ये डिफ्रेंसिएशन की वजह से इनको लीगल और इक्विटेबल राइट्स बोला जाता था, लेकिन ये डिफ्रेंसिएशन बाद में अबॉलिश कर दिया गया, और इंडिया में तो ऐसा कोई डिफ्रेंसिएशन था ही नहीं, लेकिन सारी बुक्स में दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है मुझे नहीं पता, बस दिया हुआ है, क्योंकि दिमाग थोड़ी ना लगाना है अपने को बस रटना है। एक इंडियन स्टूडेंट का काम सिर्फ रटना होता है। आगे बढ़ते हैं। वेस्टेड एंड कंटिंजेंट राइट। वेस्टेड एंड कंटिंजेंट राइट, ये थोड़ा दिमाग लगाओगे तो पता पड़ जाएगा। कंटिंजेंट क्या होता है, डिपेंडेंट, डिपेंडेंट ऑन समथिंग। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, कुछ होगा तो कुछ होगा, समझे। वेस्टेड मतलब जो किसी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं होता। कंटिंजेंट राइट्स डिपेंड्स अपॉन सर्टेन कंटिंजेंसीज, कंडीशंस। वेस्टेड राइट्स आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी कंटिंजेंसीज। अब मान लो आपके पापा ने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करा, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट करा
कि तू 90% से ऊपर मार्क्स लेके आ जाएगा तो मैं तुझे मोटरसाइकिल दिला दूंगा, और रिटन में कर लिया, ठीक है, बाकायदा रिटन में लिख के आए, पूरा कर लिया, पूरे पेपर वर्क सब कर लिया, तो जो वो 90% है ना वो कंटिजेंसी है। आपका राइट टू मोटरसाइकिल तब होगा जब आप अपनी कंडीशन फुलफिल कर दोगे 90% वाली। तो ये हो गया वेस्टेड और कंटिजेंट राइट। नेक्स्ट आते हैं पब्लिक और प्राइवेट राइट। आपको पता है पब्लिक रॉन्ग क्या होता है? जो सारे क्रिमिनल रॉन्ग्स होते हैं ना वो पब्लिक रॉन्ग्स होते हैं, वो रॉन्ग्स अगेंस्ट द स्टेट होते हैं। तो जो पब्लिक रॉन्ग होता है वो ग्रेवर होता है कैरेक्टरिस्टिक में प्राइवेट रॉन्ग के मुकाबले। रॉन्ग की बात कर रहे हैं, राइट की बात नहीं कर, राइट पे भी आएंगे। तो राइट इन रिगार्ड टू पब्लिक रॉन्ग्स वो होते हैं पब्लिक राइट, ठीक है। पब्लिक राइट जब वायलेट होता है तो स्टेट एक्शन लेता है, समझ गए। लेकिन अगर एक प्राइवेट रॉन्ग होता है तो प्राइवेट राइट वायलेट होता है तो इंडिविजुअल एक्शन लेता है। तो पब्लिक और प्राइवेट राइट में ये डिफरेंस है। नेक्स्ट कैटेगरी है प्राइमरी और सेकेंडरी राइट्स की। प्राइमरी राइट्स वो होते हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं रॉन्ग होने से पहले, और इनको एंटेसिडेंट राइट भी बोला जाता है। एंटेसिडेंट मतलब पहले, तो रॉन्ग से पहले ही एग्जिस्ट करते हैं। और सेकेंडरी राइट आते हैं पिक्चर में जब आपके साथ इंजरी हो जाती है। इसको ऐसे समझो, ए का राइट है नॉट टू गेट हर्ट, ठीक है। तो ये जो नॉट टू गेट हर्ट है ना, ये इसका प्राइमरी राइट है, ये राइट एग्जिस्ट करता है कोई रॉन्ग होने के बजाय। लेकिन बी इसको आके एक झापड़ मार देता है खींच के, फटाक, ठीक है। तो ए का नॉट टू गेट हर्ट वाला राइट तो वायलेट हो गया। तो अब सेकेंडरी राइट आ जाएगा पिक्चर में। बी ने ए को झापड़ मारा तो ए का प्राइमरी राइट वायलेट हुआ। तो अब ए के पास एक सेकेंडरी राइट है जिससे वो जो उसको इंजरी हुई है ना प्राइमरी राइट की, उसका रिड्रेसल ले सकता है, ठीक है। मतलब ए बी पे जाके केस कर सकता है, जस्टिस ले सकता है, इसको जेल भेज सकता है, सज़ा ले सकता है, फाइन ले सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मतलब बेसिकली रेमेडी ले सकता है। तो ये जो सेकेंडरी राइट होते हैं इनको बोला जाता है रेमीडियल राइट या रेस्टिट्यूटरी राइट। मतलब ये रेस्टिट्यूट कर देते हैं ए को अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे डैमेजेस देके या सामने वाले को सजा देके। और प्राइमरी राइट पहले ही एग्जिस्ट करते थे, जैसा कि मैंने बताया, जो होते हैं प्राइमरी। तो गाइज ये सारे तो हमने कर लिए। अब हम बात करते हैं थोड़े जनरल टर्म्स की राइट्स के रिगार्ड में, क्योंकि वीडियो बना रहे हैं तो पूरा ही करें ना। नेचुरल राइट्स, मॉरल राइट्स, लीगल राइट्स, स्टैट्यूटरी राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल, फंडामेंटल, ह्यूमन, सिविल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल। चालू करते हैं। नेचुरल राइट्स का क्या मतलब है, इस बारे में काफ़ी कंट्रोवर्सी है। काफ़ी जूरिस्ट का तो ये मानना है कि नेचुरल राइट अपन इनहेरिट करते हैं नेचर से। नेचर से एज एन, जैसे थॉमस हॉब्स और काफ़ी जूरिस्ट ने दी ना स्टेट ऑफ नेचर की थ्योरी। दे बिलीव दैट नेचुरल राइट्स आर पार्ट्स ऑफ ह्यूमन नेचर एंड रीजन। चलो वैलिड इनफ। लेकिन जो अपना एनालिटिकल स्कूल है ना, वो एकदम नेचुरल राइट्स की बेइज्जती कर देता है। और एनालिटिकल स्कूल मतलब पूरे नेचुरल लॉ स्कूल की बेइज्जती कर देता है। मतलब मैं नहीं बोल रहा कि वो सही हैं, नेचुरल लॉ राइट्स वाले गलत हैं, लेकिन जो बोलने का तरीका होता है। अब जैसे बेंथम का देखो, बेंथम बोलते हैं कि नेचुरल राइट्स का कोई इन्फोर्समेंट नहीं हो सकता, और कोई इन्फोर्समेंट जिन राइट्स का नहीं हो सकता वो मीनिंगलेस राइट्स हैं। फ्रॉम रियल लॉ कम्स रियल राइट्स, फ्रॉम इमेजिनरी लॉ दैट इज नेचुरल लॉ कम्स इमेजिनरी राइट्स, नेचुरल राइट्स आर नॉनसेंस अपॉन स्टिल्ट्स। फिर उसके बाद डेविड ह्यूम बोलते हैं कि नेचुरल लॉ और नेचुरल राइट्स अनरियल मेटाफिजिकल फिनोमिनन है। अब ये मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि मेरे को बहुत इंटरेस्ट है कि इन्होंने क्या बोला है। मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि वही वाली बात एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं, तो अपने को पता होना चाहिए। क्योंकि वो पूछ लेंगे हु सेड कि नेचुरल राइट्स आर अनरियल मेटाफिजिकल फिनोमिनन, या हु सेड नेचुरल राइट्स या नेचुरल लॉ इज़ नॉनसेंस अपॉन स्टिल्ट्स, बताना पड़ेगा। बेंथम, डेविड ह्यूम, तो बता दिया। नेक्स्ट आता है मॉरल राइट्स। मॉरल राइट्स और नेचुरल राइट देखो थोड़ी सेम सी चीज़ लगती है, लेकिन डेफिनेशन में अंतर है। नेचुरल राइट्स नेचुरल लॉ थ्योरी से आया है, मॉरल राइट्स थोड़ा जनरल टर्म है, समझ रहे हो। मॉरल राइट्स आर बेस्ड ऑन ह्यूमन कॉन्शियसनेस, दे आर सपोर्टेड बाय मॉरल फोर्स ऑफ ह्यूमन माइंड। मतलब ये बेस्ड हैं कि ह्यूमन सेंस ऑफ गुडनेस और जस्टिस की, हाँ ये तो सही गलत वाली बात हो गई कि ये तो सही होता ही है और ये तो गलत होता ही है, मर्डर गलत होता ही है, चोरी गलत होती ही है, सच बोलना सही होता ही है, उस टाइप की बात आ गई। और नेचुरल राइट्स थोड़ा नेचुरल लॉ थ्योरी का पार्ट है, समझ गए। मॉरल राइट्स काफ़ी जनरल टर्म है, बस इतना ही अंतर है, इतना कोई खास अंतर नहीं है दोनों में। मतलब ज़बरदस्ती के अंतर ढूंढवाते हैं अपने को, तो अपने को ढूंढने पड़ते हैं, लेकिन इतना है जितना मैंने आपको बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट बात आती है लीगल राइट्स की।
लीगल राइट्स को स्टैट्यूटरी राइट्स भी बोलते हैं, तो सेम चीज़ हो गई। लेकिन लीगल राइट्स और फंडामेंटल राइट्स में क्या अंतर है? आप बोलोगे फंडामेंटल राइट जो कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं, लेकिन फिर फंडामेंटल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस बड़ा सिंपल सा है। लीगल राइट्स वो राइट्स होते हैं जो कोई लॉ से प्रोवाइड होते हैं, ठीक है, या स्टैट्यूट से प्रोवाइड होते हैं, इसलिए उनको स्टैट्यूटरी राइट्स भी बोला जाता है। फंडामेंटल राइट्स वो हैं जो पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हैं जो ये पार्ट 3 के अलावा जितने भी राइट्स हैं ना, ये पार्ट 3 के अलावा भी, फंडामेंटल राइट के अलावा भी कॉन्स्टिट्यूशन में दूसरे राइट हैं, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी या फिर राइट टू वोट, ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट बात आती है सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स और इकोनॉमिक राइट्स की। सिविल राइट्स होते हैं अपने जो जनरल राइट्स होते हैं, राइट टू लाइफ, ठीक है, अपना राइट टू फ्रीडम, लिबर्टी वगैरह वगैरह। फिर पॉलिटिकल राइट्स होते हैं जो आपको गवर्नमेंट फॉर्मिंग वाला जो प्रोसेस होता है उसका पार्ट बनाते हैं, ठीक है, जैसे राइट टू वोट पॉलिटिकल राइट है, ठीक है। ऐसे ही इकोनॉमिक राइट होते हैं जैसे राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू फेयर वेज, मतलब आपकी लिविंग से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बेसिकली, मतलब आपके कमाने का राइट, आपका काम करने का राइट, ठीक है, ये सारे राइट इकोनॉमिक राइट्स होते हैं। और इन सब को मिला दो ना, इन सबको मिला के मोटे मोटे यूनिवर्सल राइट्स बनाओ कि आप इंसान हो तो एज अ इंसान आपके पास राइट्स होने चाहिए, वो राइट्स होते हैं ह्यूमन राइट्स। ये ह्यूमन राइट्स देखो अलग अलग है, यूडीएचआर है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, वो एक सोर्स है, उसके अलावा भी सोर्स है, मतलब ये काफ़ी जनरल सा टर्म है। मतलब इनवायलेबल यूनिवर्सल राइट्स जो हर इंसान को मिलते हैं वो होते हैं ह्यूमन राइट्स। तो गाइस कैसा लगा आपको वीडियो मेरा टाइप्स ऑफ राइट का? शॉर्ट एंड स्वीट, सिंपल, सब समझा दिया, जितना कवर हो सकता था कर दिया, इतना ही इंपॉर्टेंट है, इसके नोट्स बना लेना, पढ़ लेना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, यहाँ पे आ जाएगी जूरिस की प्लेलिस्ट, यहाँ पे आ जाएगा सब्सक्राइब का बटन। मिलते हैं अगले वीडियो में।